You are watching Poonch Live. परसों में पढ़ रहा था एक केस में, तो उसमें लड़की प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई उसकी। तो उसको जब स्टेटमेंट लिए गए तो उसने कहा कि हाँ मेरा बच्चा था, डिलीवरी हुई है, लेकिन इस मुलजिम का बच्चा नहीं है, इसने मेरे साथ रेप नहीं किया, और किसका बच्चा है ये मैंने बताना ही नहीं। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि पहले एक ऑफेंस हुआ करता था अडल्ट्री, सेक्शन 497, जिसमें जो शादीशुदा औरत है किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जा सकती, और वो जो सेक्शन है वो खत्म कर दिया। ये जो इंडियन पिनल कोड था या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था या भारतीय था एविडेंस एक्ट था, तो बीएनएस जो है इसमें सिर्फ 4 से 5% ही जो है तब्दीली हुई है, बाकी 95% जो है वो वही का वही है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बाकी तो अपनी जानकारी जो है वो ले ली है। जो प्रैक्टिकली लोगों को जो प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले है कि जो लोग कोर्ट में इस गासा यानी कंप्लेंट करते थे उनके लिए क्या तब्दीली हुई है। पहले जो कोई भी क्लाइंट जो कोर्ट में आता था, जब थाने में जाता था, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी, वो कोर्ट में आता था। अब कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है कि जो पिटीशन राइटर्स वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने जो जब से प्रैक्टिस शुरू की है 1960 से 1975 से, तो उनको एक इस्तिगासे का फार्म जो उन्होंने रखा अपने पास, तो वो जो शख्स आता वो कहता था कि यार मुझे एक इस्तिगासा करना है, वो ये नहीं कहता मेरे साथ जुल्म हुआ, वो कहता था कि मुझे एक इस्तिगासा करना है। वो जो फार्म उन्होंने रखा होता था वो भर के तो कोर्ट में ले आते थे, नाम शाम चेंज करके, डेट वगैरह चेंज करके। तो उस पर हम क्या करते थे कि आमतौर जैसे क्या करते थे कि कोर्ट ने कलर को लिख बयान और जो मुलजिम था उसको नोटिस चला जाता था, समन चला जाता था। अब उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये करती है कि जब भी कोई इस्तिगासा हमारे पास आएगा तो उसमें सबसे पहले जो है हमने मुलजमान को नोटिस निकालना है, उनको डायरेक्ट समन नहीं जाएगा, उनको पहले नोटिस करके बुलाना है, उनको सुनना है, और उसके बाद जो है उसके इस्तिगासे में समन निकलेगा कोर्ट का लेगी, अगर केस बनता होगा तो। शायद कई लोग ऐसे होंगे जहां ये सिंगर बैठे हुए हमारे क्या नाम खुशी था, तो शायद काफी देर ये केस चलता रहा, लेकिन ऐसा मौका इनको नहीं दिया गया था उस वक्त कि आप आए बताएं आपने ये गलती की है नहीं की है। लेकिन अब ये जो है ये लीगली रिकॉग्नाइज हो गया है कि सम्मान निकालने से पहले मुलजिम को बुलाकर सुना जाएगा कि क्या आपने गलती की है या नहीं की। दूसरी इसमें तब्दीली ये है कि अगर कोई बंदा नायब तहसीलदार के पास जाता था, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, या किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम थी, पोस्ट ऑफिस में प्रॉब्लम थी, सोशल वेलफेयर दफ्तर में प्रॉब्लम थी, वीडियो के पास प्रॉब्लम थी, वो अगर उसका काम चाहे लीगली तरीके से रिजेक्ट करता था, वो क्या करता था कोर्ट में आके इस्तिगासा कर देता था। वो कहता था मुझे वीडियो साहब ने धक्के मारे हैं, मुझे मुक्के मारे हैं, या मुझे इंसल्ट किया है, तो वो आके इस्तिगासा करता था, और उसको बिना सुने ही हम समन निकाल देते थे। और बाद में क्या था ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी कि काम करना या उससे पैसे लेना। तो अब यह है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ इस्तिगासा किया जाता है तो उसमें पहले तो उसके जो सीनियर अफीसर उससे एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, उस अफीसर को जो है वो सुना जाएगा, तो उसके बाद जो है अगर केस बनता है तो तभी उसको नोटिस जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी चीज, जैसे कई लोग आते थे कि हमने थाने में गए, हमारा पर्चा नहीं लगा, तो सेक्शन होती है 156(3), तो उसमें वो दरखास्त लिखा के ले आते थे, और बड़े से बड़ा जुर्म, ज्यादा से ज्यादा बंदे उसमें लिख के तो ले आते थे हमारे पास। अब कुछ मैजिस्ट्रेट क्या करते थे, वो तो थाने से रिपोर्ट मंगवा लेते थे, हम भी कई केस में मंगवा लेते थे,
तो लेकिन कुछ मैजिस्ट्रेट जो वो करते हैं डायरेक्ट ही उसका FIR दे देते हैं। अब इसमें 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, तो जब पर्चा जाता तो जब उनको हाईकोर्ट जाना पड़ता था उसको कैंसिल करवाने के लिए, या फिर गरीब होता था तो पर्चा लग जाता था, तो बाद में चाहे वो केस क्लोज ही हो जाता था, लेकिन काफ़ी हरासमेंट उन लोगों को, काफ़ी खर्चा उन लोगों का हो जाता था। अब इसमें सेक्शन 175 है, उसमें ये तब्दीली की गई है कि जब भी पहली बात होती है कि जो ऑफेंस 3 साल से लेकर लेस देन 7 ईयर है, उसमें अगर SHO के पास दरख्वास्त जाती है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पर्चा लगा दें। पहले उसको इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, उसके लिए 14 दिन का टाइम है, और DSP से परमिशन लेके वो 14 दिन तक उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। उसके बाद वो रिपोर्ट बनाएगा, तब तक वो बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं आ सकता। तो उसके बाद फिर कोर्ट में आएगा, और जब कोर्ट में आएगा तो मैजिस्ट्रेट को पहले SHO को बुलाना है, वो रिपोर्ट उससे तलब करनी है कि आपने क्या किया हुआ है। तो उसके बाद SHO को सुन के, फिर उस बंदे को सुन के, फिर जो भी डिसीजन होगा, फिर फैसला होगा कि पर्चा लगेगा या नहीं लगेगा। इससे काफी लोगों को फायदा भी होगा और कई लोगों को नुकसान भी होगा। इसके दोनों साइड हैं। इसमें पुलिस को जो है काफी, पुलिस की पावर जो है एनहांस कर दी है कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे, उसके बाद ही फिर मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, और मैजिस्ट्रेट SHO को सुन के फिर ऑर्डर करेगा। इससे काफी लोगों को फायदा होगा। दूसरी चीज जो है कि अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ पर्चा लगाने की कोशिश करता कोई, तो उसमें फिर वही कंप्लेन वाला प्रोसीजर है कि पहले तो उसके सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवानी है कि क्या इसने ये गलती की है, फिर उस ऑफिसर को भी सुनना है कि क्या आपने ये गलती की है, उसके बाद FIR का ऑर्डर होगा। एक दो चीज और है कि जैसे आपने सुना कि ये नए कानून आ गए हैं, जो कॉलोनियल इरा था वो खत्म हो गया, तो अब जो है बड़ा चमत्कार हो जाएगा यहाँ पे कानून में। तो मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो इंडियन पिनल कोड था, जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जब भारतीय वो था एविडेंस एक्ट था, तो BNS जो है इसमें सिर्फ 4 से 5% ही जो है तब्दीली हुई है। बाकी 95% जो है वो वही का वही है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि सिर्फ 4 से 5% ही जो तब्दीली हुई है, बाकी ये कानून वैसे के वैसे ही हैं। और जो ये एविडेंस एक्ट है उसमें सिर्फ 2 सेक्शंस नहीं आई हैं, यानी उसमें 1% तब्दीली हुई है। और सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जो है कि पहले एक ऑफेंस हुआ करता था अडल्ट्री, सेक्शन 497, जिसमें जो शादीशुदा औरत है किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जा सकती, और वो जो सेक्शन है वो खत्म कर दिया। अब यानी किसी मर्द के जिंदा होते हुए और किसी दूसरे के पास जाएगी तो वो केस नहीं बनेगा, केस नहीं कर। इसके साथ ही एक है 377 ऑफेंस होता था। अगर कोई लड़का जो है किसी लड़के के साथ या किसी एनिमल के साथ अगर जिनसी संबंध बनाता था तो उसको भी सजा थी, वो सेक्शन 377 जो है वो भी खत्म कर दी। इसके साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास क्रिमिनल केसेस, खासकर क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल केसेस आते हैं, तो उसमें तकरीबन 98% लोग जो है वो एक्विट हो जाते हैं। सिर्फ 2% को सजा होती है, और उस 2% में भी कुछ तो सेशन कोर्ट में जाके वहां राजीनामा हो जाता है या एक्विट हो जाते हैं, और 1% लोग जो मर्डर केस में, किसी बहुत बड़े केस में जो है वो उनकी सजा वापस कर दी, बाकी खत्म है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि लोग जो हैं उनका करैक्टर नहीं है। इसकी मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं। करैक्टर इसलिए नहीं है कि हम देखते हैं कि बंदा आता है, पर्चा लगाता है 10 बंदों के खिलाफ, बाद में पुलिस चलान करती है 3 बंदों के खिलाफ, और उसके बाद वो जो 3 होते हैं वो भी एक्विट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। अगर लड़ाई एक के साथ होगी वो लिखाएगा 10, तफ्तीश पुलिस करेगी तो आ जाएंगे 3 पे, और बाद में जो जब उसको वकील जिरा करेगा तो वो केस पूरे का पूरा सुपाया जाएगा।
और बाकी लोगों की विटनेस की बात तो छोड़ो आप, इवन जो विक्टिम जो है, हमारे पास केस आते हैं कहीं कि रेप का केस लगाया या 354 लगाया, दूसरा केस लगाया, तो लड़की जो है कई बार प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो कोर्ट में आती है, मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, वो कहती है कि इस लड़के ने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी हुई होती है। परसों में पढ़ रहा था एक केस में, तो उसमें लड़की प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हुई उसकी, तो उसको जब स्टेटमेंट लिए गए तो उसने कहा कि हाँ मेरा बच्चा था, डिलीवरी हुई है, लेकिन इस मुलजिम का बच्चा नहीं है, इसने मेरे साथ रेप नहीं किया, और किसका बच्चा है ये मैंने बताना ही नहीं। तो इसलिए हमें कानून कितने भी चेंज हो जाएं, डॉक्टर मेघवाल साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर उसको लागू करने वाले लोग जो है सही नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर संविधान कितना भी वीक होगा, कमजोर होगा, अगर लोग इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे होंगे तो वो सबसे अच्छा साबित होगा। तो इसलिए कानून कितना भी अच्छा हो जाए, जब हम अपना करैक्टर को ऊंचा नहीं करेंगे, हम लोग सच नहीं बोलेंगे, हम लोग जो है किसी का खून पीना ना पसंद करेंगे कि हमने किसी का हक नहीं खाना है, हमें जो है किसी लालच में नहीं आना है, तो तब तक इंसाफ नहीं हो सकता। इसमें जो अफीसर वो क्या करेगा, अफीसर के पास जो आया वो तो बयान लिखेगा, लेकिन आज उसने बयान दिया कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, जब थोड़े दिनों के बाद रुपया 4 लाख 3 लाख मिल गया, वो क्या नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो जज क्या करेगा, पुलिस अफीसर क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने करैक्टर को ऊंचा करने की बहुत जरूरत है और इसकी एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास जो लड़ाई हुई, जब 2 पार्टियां हैं, 2 गुट हैं, उनमें लड़ाई हुई, वो तो दूसरी बात है, लेकिन हमारे पास औरतें आती हैं 4-4 बच्चे लेके 125 में, डीडी एक्ट में, और कहती हैं कि मेरे खामद ने दूसरी शादी कर ली, और बच्चों में तरस आता है, किसी को ऊपर उठाया होता है, किसी को उंगली लगाया होता है, तो 4 बच्चे जिसके हैं और उसने शादी और कर ली, हिमाचल चला गया, मुंबई चला गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार जनता है, जिनको इस चीज का एहसास नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये 4 बच्चे मेरे पहले हैं और एक बच्चा जो है उसकी पेट में है, पेट में बच्चे होते हैं वो आते हैं, तो घर वाले ने और शादी कर ली। तो इन चीजों को जनरल पब्लिक को समझने की जरूरत है, तब जाके हम इंसाफ कर पाएंगे, वरना ये पूरी मशीनरी जो है वो फेल है। अगर आप लोग अदालत में झूठ बोलोगे तो ये पूरी मशीनरी फेल है, कुछ नहीं कर सकती।